हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज 12th आर्ट्स के लिए ज्योग्राफी मॉडल पेपर लेके आए हैं। आई होप कि आप सभी के पास डेस्क वर्क होगी, और नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज आपके सामने एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, मॉडल पेपर 2 ज्योग्राफी से रिलेटेड। आपको बस ध्यान देना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं, और उनका आंसर कैसे लिखा जाता है, और हार्ड क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो इसको रिवीजन तौर पे लेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एमसीक्यू है, बहुविकल्पी है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। वो बोल रहा है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है। ठीक है, आपकी वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसके फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, उसका उपक्षेत्र पूछ रहा है, तो ढंग से ध्यान देंगे। सांस्कृतिक भूगोल, अवकाश भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये तीनों के तीनों किसके क्षेत्र हैं, सामाजिक भूगोल के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने, निम्न में से किस विचारधारा, गोला कर लिया, किस विचारधारा भूगोलवेताओं ने पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग परिलक्षित करती है करने वाली संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। ठीक है, किसने प्रस्तुत की है, ध्यान रखना है। तो ग्रिफिथ टेलर, इसका आंसर क्या होगा, ग्रिफिथ टेलर। ध्यान रखेंगे, ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी विचारधारा प्रस्तुत की थी, और नवनिश्चयवाद, और उसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब सूत्रफल याद आ रहा है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट, जापान का कोबो ओसाका प्रदेश, जापान का कोबो ओसाका प्रदेश किस कारण से सघन बसा हुआ, सर्वाधिक जनसंख्या क्यों बसी हुई है, इसमें रीजन क्या है, औद्योगिकरण के कारण। किसके कारण, औद्योगिकरण के कारण। ठीक, अति उच्च पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना है, देशों का स्कोर कितना है, 0.8 से ऊपर, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, ये भी है, ये भी है, रबड़ भी है, गन्ना भी है, कौन सी नहीं है, चावल नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है आपसे, कौन सी पूछा है, नहीं पूछा है, थोड़ा ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा प्रकार उद्योग वन्य उद्योगों के लिए, सॉरी, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ठीक है, आधारभूत उद्योग, कौन सा उद्योग है, आधारभूत उद्योग। दो उद्योग पढ़े होंगे आपने, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं जो सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, कोलर्सर में किस क्रियाकलाप से संबंधित है या किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचम क्रियाकलाप, किस क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, नेक्स्ट, तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन कौन सा उपयोगी होता है, तरल और गैस। तो आपको पाइपलाइन पढ़ाया था परिवहन वाले चैप्टर में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जुएना, जुएना स्विट्जरलैंड। वृद्ध ट्रंक मार्ग, वृद्ध ट्रंक, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे। वृद्ध ट्रंक मार्ग कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। ठीक है, एक चौथाई व्यापार इसी के द्वारा होता है। ठीक है, विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट, देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है, कितना परसेंट, 68.8, कितना परसेंट, 68.8%। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद आ रहा है, मोटा मोटा याद करो, कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा गेस करके देखो। सिक्किम, कौन सा हो सकता है, सिक्किम। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो ये एक औद्योगिक नगर है। कैसा है, औद्योगिक नगर है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 16 जोन जोन में डिवाइड किया गया है रेलवे मंडल को, तो इसमें से एक पूछा है उत्तरी रेलवे। ठीक है, भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका है, निर्यात संगठन मतलब हम दूसरे देशों को क्या बेचते हैं, सर्वाधिक विनिर्मित वस्तुएं, कौन सी, विनिर्मित वस्तुएं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है, कौन सा, एशिया में टुंड्रा प्रदेश, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके क्षेत्र से, तो ये क्षेत्र किससे संबंधित है, चलवासी पशुचारण से संबंधित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था,
नमामि गंगे कार्यक्रम कौन सा चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा? नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, आई होप कि 18 में से आपके 18 सही होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिवीजन तौर पे लेना है और फटाफट निकालते जाना है, सोल्व करना है मेरे साथ। ठीक है, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट जो है हमारे सामने नवनिश्चयवाद विचारधारा। दिमाग में जैसे नवनिश्चयवाद आ जाए तो आपके सामने आ जाना चाहिए ग्रिफिथ टेलर। क्या आ जाना चाहिए? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, अब साथ के साथ ये भी ध्यान रखिए, कई बच्चे एग्जाम में ये लाइन उतार कर ये आंसर लिखेंगे और उसके नीचे डॉट डॉट लिखेंगे। डॉट डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, सेकंड है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या का खालिस्तान से अधिक दर्ज की गई है। ठीक है, कितनी दर्ज की गई है? 600 करोड़। कितनी दर्ज की गई है? 600 करोड़। ठीक है, जल की उपलब्धता, भू-आकृति, खालिस्तान, मृदाएं, जनसंख्या वितरण से प्रभावित होने वाले भौगोलिक कारक। तो जल की उपलब्धता, भू-आकृति, मृदाएं, कौन सा रह गया? जलवायु। कौन सा रह गया? जलवायु। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के अनुसार उच्च मानव विकास के समूह में कितने देश शामिल है? तो कितने देश शामिल है? 53। ठीक है, कितने देश शामिल है? 53। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक संचार तंत्र क्रांति। वैश्विक संचार में किसने क्रांति लेके आया? कौन लेके आया है? इंटरनेट। कौन लेके आया है? इंटरनेट। ठीक है, इसकी वजह से वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति आई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में खालिस्तान परिणाम है। ठीक है, विशिष्टीकरण का परिणाम है। किसका परिणाम है? विशिष्टीकरण का। आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, बस्तियों का प्रकार निर्मित क्षेत्र के खालिस्तान और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा? विस्तार। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में बस्तियां हैं परिक्षिप्त बस्तियां। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रानीगंज और जरिया किस प्रकार के नगर है? खनन नगर है। किस प्रकार के नगर है? खनन नगर है। राष्ट्रीय राजमार्गों महामार्गों की लंबाई देश की कुल लंबाई का कितना परसेंट है? 2%। ठीक है, और राज्य सड़क कितनी है? 4%। जिला सड़क की कितनी है? 14%। और ग्रामीण सड़क कितनी है? 80%। याद हो गए एक साथ सारे के सारे? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट, अति लघु सवाल देख लेते हैं। तो आपको साथ में साथ याद रखना है कि जो आपके साथ जो रिक्त सवाल पूछ रहे हैं वो 1 बटा आधे नंबर का है और 10 सवाल पूछेगा 5 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट, अति लघु। अति लघु की बात करें तो ये पूछ रहा है विश्व के, ठीक है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से कितने, संख्या बतानी है। क्या बतानी है? संख्या। कितने देश एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, स्थित है? तो कितने देश स्थित है? 6। केवल नाम लिखेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा, दक्षिणी एशिया के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखिए जिन्होंने HDI की अवधारणा दी है। तो आपको याद आ रहा होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक। दूसरा थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन से थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट, WTO। WTO का क्या है? वर्ल्ड, ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, वस्तु विनिमय सिस्टम यानी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, यानी कि बिना मुद्रा के वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करना, प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करना, अदला बदली करना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। जॉर्ज ग्रेशन का वर्गीकरण आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, जिन्होंने 170 भाषा बोला था। ठीक है, 22 संवैधानिक भाषा बोली थी। और ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। हो गया। फसल गहनता या कृषि गहनता। फसल गहनता और कृषि गहनता का सूत्र याद आ रहा होगा। सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र के बीच के अनुपात को फसल गहनता कहा जाता है। ठीक है, क्या? सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, और निवल बोया गया क्षेत्र के बीच के अनुपात को कहा जाता है क्या? फसल गहनता। इसका सूत्र होता है सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग का कार्य क्या है? सिंपल बात है, ये आंकड़ों का अधिग्रहण करता है, यानी कि डेटा को इकट्ठा करता है। ठीक है, क्या करता है? अधिग्रहण करता है।
अंतरिक्ष से संबंधित डेटा को अधिग्रहण करता है, उसका प्रक्रमण करता है, ठीक है, इसकी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ये दो शब्द याद रखेंगे, डेटा का अधिग्रहण करना और प्रक्रमण करना, उसकी सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, ठीक है, सर्वाधिक दूषित जल प्रदूषित उद्योग कौन कौन से हैं? तो आपको याद आ रहा होगा, एक तो चमड़ा, ठीक है, लुगदी, ठीक है, और एक कागज, याद करो, वस्त्र, ठीक है, कौन सा? वस्त्र, और एक लास्ट वाला है रसायन। आपको इतना इतना सा ही लिखना है, आपको वो 1 नंबर देता हुआ जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करके इनके सबके आंसर देखने हैं और फिर उसके बाद वीडियो को देखना है, ताकि आप साथ के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करते जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लघु सवाल, ठीक है। लघु सवाल की बात करते हो, अति सवाल आएंगे जो कि होंगे 9 सवाल होंगे अति, और एक सवाल 1 नंबर का होंगे, तो 9, ठीक है। कितने हो गए? 9 नंबर के हो गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मानव भूगोल के 1970 के दशक में प्रमुख उपागमों की श्रेणीबद्ध कीजिए। याद आ रहा है? हल्का फुल्का 3 विचारधारा आई थी। 3 विचारधारा थी 1970 में। एक तो थी मानव कल्याण या मानववादी, ठीक है। दूसरी थी इसी का दूसरा नाम था लोक कल्याणकारी, ठीक है, ठीक है। दूसरी थी रेडिकल या अमूलवादी। तीसरी थी जिसे बोला गया था व्यवहारवादी। तीसरी कौन सी थी? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी जोर देती थी सामाजिक परिवर्तन पर। किस पर जोर देती थी? सामाजिक परिवर्तन पर, ठीक है। रेडिकल किस सिद्धांत से जुड़ी हुई थी? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से जुड़ी थी, यानी कि मार्क्स से संबंधित थी। मार्क्स से संबंधित कैसे? मतलब ये सिद्धांत बोलता है कि सामाजिक असमानता सामाजिक असमानता को किसका कारण मानता है? पूंजीवादी विकास का। किसका कारण मानता है? पूंजीवादी विकास का। मानव कल्याण किसका मतलब क्या हुआ? सरकार जितना सरकारी खर्च कल्याणकारी कार्य के लिए करेगी, सरकारी खर्च जितना कल्याणकारी कार्य करेगी, उतना ही मानव विकास होगा। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन पर खर्च करना। तो ये सब लिखना था आपको इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि के प्रमुख प्रकार, ठीक है। कृषि, पहले तो इसमें डेफिनेशन देना है। पहले क्या देना है? डेफिनेशंस। जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट रुको। सॉरी। कृषि कृषि क्या होती है? सिंपल बात है, फसल को बोना, सिंचाई करना, काटना या वन उत्पादन करना। क्या होता है? फसल की बुआई करना, ठीक है, बुआई करना प्लस फसल की कटाई करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, राइट। यहाँ पूछ रहा है भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार पूछ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार: निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, ट्रक कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। याद हो रहा है? लेकिन मेरी एक बात जो काम की है ना, वो क्या है, यहाँ पर है ना, आपसे इससे नहीं पूछा है कि भारतीय कृषि के प्रकारों के नाम लिखिए, वो पूछ रहा है कृषि के प्रकारों को नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाली किताब से सवाल पूछ रहा है वो। जब भी वर्ल्ड वाली किताब से सवाल पूछेगा तो आगे विश्व नहीं देगा वो, लेकिन भारत वाली किताब, इंडिया वाली किताब से पूछेगा तो आगे क्या देगा? भारत। ये थोड़ा सा अंतर याद रखना, ठीक है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है? टेक्नोलॉजी पोलर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक्नोलॉजी पोलर। ये क्या होता है? सिंपल बात है, जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, जो प्रादेशिक संकेंद्रित क्षेत्र होते हैं, संकेंद्रित है। दूसरी बात, इसकी 2 बातें हैं, ये क्षेत्र आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, साथ ही उच्च विशिष्टता लिए हुए हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी ध्रुव। जैसे हम बोल सकते हैं साइंस पार्क, क्या? साइंस पार्क, ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नो पार्क, ठीक है, आदि। क्लियर हो गया? इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, पंचम क्रियाकलाप, एक बार सोल्व करके देखो पंचम क्रियाकलाप क्या है, ठीक है। सिंपल बात है, हमने देखा था कि ऐसी सेवाएं जो किसी डिसीजन मेकिंग का कार्य करते हैं, वो लोग, जैसे एडवाइस देना, किसी विचारों की संरचना बनाना, नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना आदि, इसके अंतर्गत आते हैं। हमें इसको देना है उदाहरण सहित, इसके क्षेत्र बताने हैं।
तो इसमें आता है कि एडवाइज़र, नौकरशाही, प्रशासन, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। गोल्ड कोलर श्रमिक भी कहा जाता है, गोल्ड कोलर श्रमिक भी कहा जाता है, स्वर्ण कोलर श्रमिक भी कहा जाता है। ये लाइन भी आप इसमें ऐड करोगे। हो गया। नेक्स्ट, हरित क्रांति की उपलब्धियाँ क्या है। अब हरित क्रांति की उपलब्धियाँ किससे जुड़ी हुई है, कृषि से। अब हरित क्रांति के अचीवमेंट क्या क्या होंगे, देखो सिंपल बात है, इसमें कृषि को बढ़ावा देने की बात होगी। तो हरित क्रांति में क्या हुआ, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है, ढंग से देखो, रासायनिक रासायनिक खादों का उपयोग, रासायनिक खादों का उपयोग क्यों करना है, क्योंकि कृषि का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करना, यानी कि सिंचाई साधनों का विस्तार करना, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े। ठीक है। और दूसरी बात है कि अच्छी किस्म के बीजों का, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। ये तीन बातें याद रखेंगे, यही उपलब्धियां थी। ठीक है। और दूसरी बात है कि कृषि के आयात को कम करना, कृषि का आयात को कम करना। ये चार बातें लिख के आ जाएंगे, आप पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, भौम जल, क्या बोल रहा है, भौम जल संसाधन में अत्यधिक, भौम जल संसाधन के दुष्परिणाम पूछ रहा है वो, तीन दुष्परिणाम पूछ रहा है। ठीक है, तीन दुष्परिणाम का मतलब क्या है, क्योंकि इसके अत्यधिक प्रयोग से जो जल का स्तर है, भूमिगत जल का स्तर है, जो जल स्तर है वो क्या हो गया, नीचे चला गया, पहला। ठीक है, पहला परिणाम हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा, गहरा, जितना ज़्यादा हम गहरा जाएंगे उतना ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी। तो राजस्थान, ठीक है, और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में, ठीक है, भूमिगत जल में किसकी मात्रा बढ़ गई, फ्लोराइड की, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, तीसरा, तीसरा लिखेंगे ऑर्सेनिक का, ऑर्सेनिक, भौम जल में ऑर्सेनिक, ऑर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि। ये तीन चीज़ लिख के आ जाएंगे। ठीक है, ऑर्सेनिक की मात्रा कौन से क्षेत्रों में बढ़ती है, वेस्ट बंगाल और बिहार में। ठीक है, सोल्व कर रहा हूँ मैं आपके सामने पेपर, तो आपको बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है, पतन और पोताश्रय में अंतर। तो पतन और पोताश्रय में जब भी अंतर पूछे तो आपको ऐसे सारणी बनाना है। ठीक है, पतन क्या होता है, जहाँ पर जहाज सामान चढ़ाते हैं और उतारते हैं। ठीक है, जबकि पोताश्रय क्या होता है, एक विशाल क्षेत्र होता है जहाँ जहाज़ों के आगमन के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, जहाज आने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, और लेकिन पोताश्रय स्थल से, पोताश्रय स्थल, पोताश्रय में स्थल भाग समुद्र से मिला नहीं होता है, मतलब स्थल भाग समुद्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, पतन के द्वारा, पतन व्यापार के क्या होता है, प्रवेश द्वार होते हैं। पतन स्थल और समुद्री भाग आपस में क्या होता है, मिले होते हैं। ठीक है, अपने दो दो अंतर हो गए, आई होप कि दो अंतर हो गए, दो अंतर लिखना है या तीन अंतर बताना है, मतलब तीन तीन अंतर बताना है। तीसरा अंतर लिख सकते हो कि पतन अपने अपने स्थल से रेलों, सड़कों आदि आंतरिक भागों से जुड़ा होता है। ठीक है, जबकि पोताश्रय जहाज़ों, लहरों, तूफानों आदि से सुरक्षा प्राप्त करवाते हैं या करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नगरीय अपशिष्ट निपटान किस प्रकार किया जाता है, नगरों का अपशिष्ट निपटान किस प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला है घरेलू प्रतिष्ठान, पहला कौन सा है, घरेलू प्रतिष्ठान। दूसरा है व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दूसरा कौन सा है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान। घरेलू प्रतिष्ठान में तो सार्वजनिक रूप से यानी निजी ठेकेदारों को इसमें ठेका का प्रोसेस होता है, जबकि औद्योगिक कचरे को या व्यावसायिक कचरे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ट्रकों के माध्यम से दूसरी जगह, इसमें ये प्रोसेस होता है नगर पालिकाओं के द्वारा, इतना याद रखना। व्यवसायिक कचरे का निपटान किसे कैसे किया जाता है, बाई नगर पालिकाओं के द्वारा। ठीक है, और घरेलू ठेकेदारों के द्वारा, घरेलू निजी ठेकेदारों के द्वारा, ठेके में देकर काम करवाते हैं, साफ सफाई वाला वो काम है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लघु सवाल। अब हम दीर्घ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, मैं समय नहीं लूँगा, 10-15-20 मिनट में आपके मॉडल पेपर को पूरा रिवाइज करवा दूंगा। क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है कि सर किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं और कैसे कैसे लिखा जाएगा, कैसे सॉर्ट किया जाएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण ऑलरेडी नोट्स में डिस्क्राइब कर रखा है, इनमें से आपको एक करना है, मेरा काम है दोनों समझाना है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें तो तीन प्रकार से हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर एक तो है सार्वजनिक, पहला कौन सा है, सार्वजनिक। दूसरा कौन सा है, निजी, निजी क्षेत्र या निजी उद्योग। और तीसरा कौन सा है, संयुक्त या मिश्रित, संयुक्त या मिश्रित। क्लियर हो गया, एक एक नंबर में डेफिनेशन देख लो। वह उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है,
ऐसी स्थिति देखी जाती है समाजवादी देशों में जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निजी, जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, कुछ निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है, अतः निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। ये चीज़ देखी जाती है पूंजीवादी देशों में। ठीक है। जबकि ये चीज़ देखी जाती है समाजवादी देशों में। ठीक है। संयुक्त और मिश्रित, ये कौन से उद्योग होते हैं जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का क्या होता है संचालन, या उन दोनों के द्वारा संचालित किया जाता है। क्या यहाँ तक समझा पाया हूँ? पहले वाला का हो गया आंसर। अब दूसरा समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ। मुझे एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ कैसे होगी? नेगेटिव पॉइंट लिखना है पहला। ठीक है। अगर संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो इसमें किस चीज़ का दोहन होगा? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा। देखो मैं आपके इस जो दे रखा है उससे अलग समझाता हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा? दोहन होगा। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। दूसरा हमें ध्यान देना है, दूसरा जो ध्यान देना है वो है राजनीतिक दासता। राजनीतिक दासता। ठीक है। तीसरा हमें ध्यान देना है कि ठीक है, देश का एकांकी विकास। देश का एकांगी विकास हमसे कितने पूछ रहा है? 3 नंबर का है, 3 पॉइंटों को समझाने के लिए बोल रहा है। ठीक है। हानि बताना है। अब आपके डेस्वर की आंसर की मैं अलग तरीके से दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि प्रतिद्वंदी की ओर उन्मुख हो जाता है, मतलब एक तरफ झुक जाता है, निर्भरता बढ़ जाती है। ठीक है। संसाधनों को नष्ट हो जाती है। ठीक है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये है। ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, भारत में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित क्यों करना आवश्यक है, समझाइए। ठीक है। तो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि निवल बहे गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना बहुत ही सीमित होती है। ठीक है। इस कारण वर्तमान में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला है प्रौद्योगिकी जो प्रति इकाई भूमि में बोई गई फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ाएगा। ठीक है। दूसरा है कि प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वन में भू उपयोग में बोई जाने वाली सभी फसलों के उत्पादन को भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है। सिंपल बात करूँ तो कृषि और फसल को बढ़ावा देने की बात करता है ये। ठीक है। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। भारत देश में वैसे भी कृषि की भूमि कम है, परंतु श्रम की अधिकता अधिक पाई जाती है। ऐसी स्थिति में फसल घनत्व की आवश्यकता भू उपयोग के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी स्थिति को भी कम करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, सहायक होती है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। बिल्कुल है। ठीक है। मैं पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। पहला, इसका पैराग्राफ में आंसर दे रखा है, मैं पॉइंट में लिख देता हूँ। पहला है, भारत में जो भूमि का वितरण कैसा है? असमान। भारत में भूमि का वितरण कैसा है? असमान। असमान वितरण होगा तो भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जमींदारी प्रथा किसानों के लिए बहुत अत्यधिक क्या होगी? शोषणकारी साबित हुई। जमींदारी प्रथा किसानों के लिए कैसी साबित हुई? शोषणकारी। ठीक है। दूसरा है कि राजनीतिक इच्छा का कमजोर होना, यानी कि कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति। कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति, इस बात का मतलब क्या है समझ लो। ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार तो हुए, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। क्यों नहीं सफल हुए? क्योंकि जो भी अधिकतर जो राज्य सरकारी राजनीतिक रूप से फैसला करती थी, ठीक है, मतलब अधिकतर राज्य सरकारों की जो डिसीजन को केंद्र सरकार पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाती थी। ठीक है। सक्षम नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तीसरी बता, भूमि सुधारों में कमी। भूमि सुधारों में कमी, तीसरी बात क्या लिखोगे? भूमि सुधारों में कमी। भूमि सुधारों में कमी, थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? और चौथी बात लिखेंगे चौथी बात क्या लिखेंगे? और वो लिखेंगे कृषि का पूर्ण विकास ना होना। कृषि का पूर्ण विकास ना होना। आप पॉइंटों में लिखेंगे आंसर को। ठीक है। इसमें ये बना लेंगे हेज डालकर पॉइंट, और इसमें जाकर आप पॉइंटों में लिखेंगे आंसर, इनका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल जो सोल्व करते हैं वो है कि प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक आवश्यक क्यों है? अब मैं इसको सारणी से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक तरफ ले लेते हैं विशाल मैदान,
दूसरी तरफ ले लेते हैं प्रायद्वीपीय मैदान, ठीक है, कॉमन सेंस लगाना। अब विशाल मैदानों में, विशाल मैदान जो बने हुए हैं ना वो किससे बने हुए हैं, जालोर मैदान से, जालोर मृदा से बने हुए हैं ये जालोर, ठीक है, किससे बने हुए हैं, जालोर मृदा से, ठीक है, जालोर मृदा से बने हुए हैं। और यहाँ पर जो चट्टानें होती है वो कैसी है, कोमल चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती है, कोमल, ठीक है। जबकि यहाँ पर चट्टानें कैसी थी, कठोर चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है, कठोर चट्टानें, ठीक है। अब कोमल चट्टानें और जालोर मृदा के कारण यहाँ पर जो जल का है ना, जल का रिसाव, रिसाव तेजी से होता है, मतलब जमीन में जल रिसाव क्या होता है, तेजी से। और कठोर चट्टानों की वजह से यहाँ पर जल का रिसाव धीमी गति से होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आई होप, ठीक है। इस वजह से विशाल मैदानों में जो भूमिगत जल है, विशाल मैदान भूमिगत जल की उपलब्धता ज़्यादा है, भूमिगत जल की उपलब्धता क्या है, ज़्यादा। जबकि प्रायद्वीपीय भारतीय मैदानों में भूमिगत जल की उपलब्धता क्या है, कम। भूमिगत जल की उपलब्धता ज़्यादा विशाल मैदानों में ज़्यादा हो जाने की वजह से कभी कभी, ठीक है, नलकूप और कुओं के द्वारा भी सिंचाई किए जाते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरी बात, विशाल मैदान में नित्यवाही नदियाँ हैं, नित्यवाही का मतलब बारहमासी नदियाँ हैं, जिसके कारण ये सिंचाई के लिए एक नहर तंत्र विकसित करते हैं। इधर मौसमी नदियाँ हैं, और मौसमी नदियाँ हो जाने के कारण नहर तंत्र विकसित नहीं करते हैं, सिंचाई का प्रकोप स्कोप नहीं हो पाता है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पंजाब और हरियाणा राज्यों में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है, लेकिन यह परंतु भूमि जल स्तर लगातार गिर रहा है। क्यों, क्यों गिर रहा है, उसका रीजन पता है क्या है, बहुफसलीकरण। उसका रीजन क्या है, बहुफसलीकरण। दूसरा है सिंचाई संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग, सिंचाई साधनों का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। तीसरा है सॉरी, ठीक है, तीसरा है भूमिगत जल की उपलब्धता, ठीक है। तीसरा है कृषि में विस्तार या कृषि का विस्तार। पांचवा है कि संभावित भूमि जल, मतलब भूमि जल का अत्यधिक प्रयोग, भूमिगत या भूमि जल का अत्यधिक प्रयोग। इस कारण से पंजाब और हरियाणा राज्यों में पर्याप्त जल संसाधन है, परंतु भूमि जल लगातार गिरता जा रहा है। ये कारण मैंने बता दिए पॉइंट आउट करके, समझ में आ गया, सोल्व करना सिखा दिया मैंने। नेक्स्ट, निबंधात्मक सवाल। निबंधात्मक सवाल इजी है, ढंग से समझने की कोशिश करो। विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर पतनों का वर्गीकरण करो। पहले तो वर्गीकरण करो, फिर बोला है प्रत्येक पतन का दो दो उदाहरण दो। तो समझने की कोशिश करते हैं। विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर पतन है, तो मैं नाम बोल देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। पहला है आपका जो दे रखा है किताब का कोड़ी, वो है तेल पतन। पहला कौन सा है, तेल पतन। तेल पतन क्या होता है, जहाँ से नौ परिवहन और तेल से संबंधित चीज़ें या आवाजाही होती है। इसमें एग्जाम्पल पूछा है तो आप लिख देंगे माराकार्बो, ठीक है, वेनेजुएला का। ट्यूनीशिया में एसिखीरा, ठीक है। लेबनान में त्रिपोली टैंकर, ठीक है। और वैसे पर्शिया की खाड़ी में अबादान पतन भी है, ठीक है। दो एग्जाम लिख के केवल आपको दो ही लिखने हैं। दूसरा जो पतन है वो है विश्राम पतन। कौन सा है, विश्राम पतन। विश्राम पतन के दो उदाहरण याद कर लेंगे, अदन, होनोलुलु और सिंगापुर, आपको दो याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा है पेकेट स्टेशन। तीसरा कौन सा है, पेकेट स्टेशन। पेकेट स्टेशन में याद रखेंगे केलाइस, एक तो केलाइस याद रखेंगे और एक रखेंगे डोवर, इंग्लैंड का डोवर, ये दो याद रखेंगे। चौथा पतन कौन सा है, आंत्रपोपतन। आंत्रपोपतन कौन सा पतन है, आंत्रपोपतन, ठीक है। आंत्रपोपतन में रोटरडम लिख देना, एक तो एक कोपेनहेगन लिख देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसका आंसर कैसे करना है, ठीक है।
आप इसका आंसर जब करोगे तो इन सब की आप एक एक परिभाषा दोगे, ठीक है, ईजी है। और फिर इनके आप एग्जाम्पल लिखोगे दो दो, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ कैसे प्राप्त होता है। अभी यहाँ नहीं की थी, अब मैं आपको लाभ बता देता हूँ क्या क्या लाभ है। ठीक है, पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या होता है। इसमें उत्पादन में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन में वृद्धि, आपको पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन, ठीक है। दूसरा, विशिष्टीकरण को बल, विशिष्टीकरण बल। चौथा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आपको चार करके उनको पॉइंट आउट करना है, मतलब पॉइंट बनाकर इनका आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित करते हैं कि इजी है, ढंग से समझने की कोशिश करो। इजी सवाल बोल रहे हो, और इजी सवाल कैसा है ढंग से समझने की कोशिश करो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि की महत्वपूर्ण नीतियां का वर्णन करें। मैं समझाता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि भारत में ना, भारतीय कृषि दो तरीके से कर लेते हैं। भारतीय कृषि स्वतंत्रता से पूर्व और बाद। स्वतंत्रता से पहले भारतीय कृषि का उद्देश्य केवल क्या था? जीवन यापन। जीवन यापन का मतलब है जीविकोपार्जन, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका उद्देश्य क्या हो गया? खाद्यान्नों का उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। ये मेरी बात याद रहेगी। साथ ही सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए। पहला प्रयास किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग को बढ़ावा दिया, ठीक है। दूसरा, बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला, ठीक है। तीसरा क्या किया? ठीक है, कृषि कृषि गहनता को बढ़ावा। ये प्रयास किए किसके लिए? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन 1960 के दशक में अकाल पड़ जाने की वजह से उत्पादन में क्या आई? कमी आई। और उत्पादन में कमी आई तो दूसरे देशों से हमें कृषि क्या करना पड़ गया? आयात। कृषि वस्तुओं का क्या करना पड़ गया? आयात करना पड़ गया। इसी वजह से भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, कुछ नीतियां बनाई हैं, वो देख लेते हैं एक एक करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहला है उन्नत बीजों का प्रयोग, यानी कि अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, पहला। और क्या किया गया कि कृषि जलवायु कृषि जलवायु नियोजन पर बल, कृषि जलवायु नियोजन पर बल। और क्या किया गया? ठीक है, और आपको याद हो रहा तो सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा, सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा। और क्या किया गया? बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला गया, ठीक है। और क्या किया गया? ठीक है, निर्यात को बढ़ावा दिया गया, आयात को कम किया गया। बहुत सारी चीज़ें आपको तो बस ये इंट्रोडक्शन में समझा देना है, 1 नंबर में यहाँ मिल जाएगा। और इनको लिख देना है, 3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, 4 नंबर हो गया। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैटर। नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार रिकॉल करके दोबारा देख लो, पीछे जाकर दोबारा देख लो, ताकि वीडियो के साथ साथ टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है, भारत में कृषि फसलों जस्ट भारत में तिलहन फसलों के उत्पादन और वितरण को विस्तार से समझाइए। अब तिलहन फसलें हम देख लेंगे, तिलहन फसलें कौन कौन सी है। ठीक है, मूंगफली है, तोरियां है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी आदि है। ठीक है, वैसे तो नोट्स में दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटा बोल देता हूँ। पहला हम दो चार बातें देखेंगे मूंगफली के बारे में। इसके बारे में, मूंगफली के बारे में, कि विश्व का टोटल 8% लगभग भारत में पैदा होता है, ठीक है। और यह खरीफ की फसल है, ठीक है। आपको शस्य प्रारूप याद आ रहा होगा, ठीक है। और दक्षिण भारत में रबी के रूप में बोई जाती है, ठीक है। अधिकांश 3.6% भाग भारत में, टोटल भारत में बोया जाता है, ठीक है। मतलब
भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का शेष प्रारूप में 3.6% भाग पर बोया जाता है और सर्वाधिक गुजरात, राजस्थान, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है पैदा करने में। ठीक है, नेक्स्ट है तोरियां। तोरियां और सरसों की बात करें तो तिलहन फसल में शामिल है ये। ठीक है, रबी की ऋतु में बोई जाती है पश्चिम भागों में, मध्य भागों में। ठीक है, पाला सहन नहीं कर सकती ये फसलें। ठीक है, तोरियां उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। और ये सिंचाई के प्रसार, बीज बीज सुधार अधिक, अगर सिंचाई को बढ़ावा देंगे, बीज अच्छे बीज डालेंगे तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला है सोयाबीन। सोयाबीन और सूरजमुखी रहा है शायद। ठीक है, तो ये सोयाबीन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक बोया जाता है। भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं, ये तिलहन प्रमुख फसलें हैं। वो लगभग दोनों राज्यों में लगभग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगभग 90% सोयाबीन बोया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। मैप को भर लेते हैं और मैप में ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है। तो पहला है हमारा है रूस, तो रूस तो भर दिया। कनाडा, ये कनाडा भर दिया। ठीक है, और आया मैक्सिको, तो मैक्सिको यहाँ है। तीसरा है यूएसए, तो आपका यूएसए ये हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तूतीकोरिन, तो ये आपका तूतीकोरिन हो गया। दूसरा कौन सा है, पारादीप, तो ये आपका पारादीप हो गया। ठीक है, तीसरा कौन सा है, मंगलोर, ये आपका मंगलोर हो गया। और कौन सा कौन है, कांडला, ये आपका कांडला हो गया। मैप 2 यहाँ मिल जाएंगे और 2 यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपका पूरा पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, पूरी कोशिश करना है कि साथ में इन क्वेश्चनों को याद करते जाए, सोल्व करने का तरीका देखते जाए। नए जो टॉपिक है उनको कॉपी में नोट डाउन कर लो, नोट्स वाले में, ताकि आसान हो जाए। ठीक है, जब भी आप रिवीजन करें तो मॉडल पेपर को, वीडियो को, क्लिप को चलाकर देखते जाओ और रिवाइज करते जाओ। ठीक है, उसी प्रकार से हम जल्दी मॉडल नंबर 3 लेके आएंगे। ठीक है, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करो भाई, इतनी से तो कर ही सकते, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए। ठीक है, तब नए जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।